नमस्कार दोस्तों। हम लोग मराठा साम्राज्य को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग मराठा साम्राज्य में शिवाजी का जो पहला भाग था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं थी। उनके पिताजी, उनके माताजी, बाकी संरक्षक के रूप में किसने कार्य किया, उस टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं। उसका दूसरा जो पार्ट है वो है शिवाजी के काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है। और हम यहाँ पे थोड़ा सा और ये बताना चाहेंगे आप लोग को कि हम लोग मराठा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पिछले 3-4 महीनों से महाराष्ट्र में शिवाजी को लेके काफ़ी जो है चर्चा रही। वहाँ पे कुछ ऐसी आंदोलन गतिविधियाँ भी रहीं। ठीक है। तो चूंकि मराठा में शिवाजी की भूमिका सबसे प्रमुख के रूप में रही है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे मराठा में शिवाजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग पूरे इस खंड में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं। तो पहला पहला खंड जो था वो शिवाजी से जुड़ा हुआ जो पहला खंड था वो, उसमें हम लोगों ने ये चर्चा किया कि आखिर उनकी प्रारंभिक जीवन कैसा रहा है। ठीक है। और किस तरीके से वो राज्याभिषेक करवा के मराठा साम्राज्य में एक अ, सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरेंगे। आगे फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ये जो शिवाजी थे, ये अपने पूरे प्रशासन को किस तरीके से चला रहे थे, इसमें कौन कौन से लोग थे, किस तरीके की भूमिका होती थी लोगों की। ठीक है। तो उसको हम लोग इस सेक्शन में देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मराठा में देखा जाए तो सबसे सर्वोच्च जो पद होता था, सर्वोच्च पद जो होता था वो होता था छत्रपति का। ठीक है। और बाकी इनके सहयोग के लिए जितने लोग थे, उनके बारे में हम लोग क्रम से एक-एक पढ़ेंगे। ठीक है। तो पूरे केंद्रीय प्रशासन में छत्रपति की जो स्थिति थी वो सर्वोच्च थी। ठीक है। जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि क्या क्या था, कार्यपालिका था, विधायिका था, न्यायपालिका था। इन तीनों शक्तियां इसमें निहित होती थी। कौन कौन सी? कार्यपालिका, ठीक है, और न्यायपालिका और विधायी, ये तीनों शक्तियां इनमें निहित हुआ करती थी। ठीक है। तो हम लोग अगले देखेंगे कि केंद्रीय प्रशासन में क्या क्या था इनके सहयोग के लिए। ठीक है। केंद्रीय प्रशासन में इनके सहयोग के लिए जो है, शिवाजी के सहयोग के लिए, शिवाजी के सहयोग के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। 8 मंत्रियों का ये समूह था जिसे हम लोग क्या कहते थे, अष्ट प्रधान कहा जाता था। ठीक है। यहाँ पे तो 8 मंत्रियों का समूह होता था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन से लोग जो थे, जो इन 8 मंत्रियों के समूहों में शामिल थे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जान लें कि ये जो भी 8 मंत्री थे, ये वर्तमान में जो हमारी मंत्रिमंडल व्यवस्था है उससे बिल्कुल अलग थे। यहाँ पे ये जितने भी मंत्री होते थे, ये केवल और केवल शिवाजी के प्रति जो है उत्तरदायी होते थे। ठीक है। इनकी भूमिका जो होती थी यहाँ पे, इनकी जो भूमिका थी वो सलाहकारी थी। ठीक है। तो ये किसको एक तरीके से किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे। प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है। तो दो बातें यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं। इनकी जो भूमिका थी 8 मंत्रियों की, वो क्या थी? सलाहकारी थी। और ये किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है। और ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि वर्तमान में जो हमारा मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल, उससे बिल्कुल ये क्या था? भिन्न था। ठीक है। ये चीजें हो गई यहाँ पे। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये अष्ट प्रधान में जिसमें 8 मंत्री थे तो कौन कौन से थे लोग इसमें। तो सबसे पहला जो पद होता था वो है पेशवा का। ठीक है। पेशवा को हम लोग प्रधानमंत्री के तौर पे भी देख सकते हैं। दूसरा जो पद था वो है सर ए नौबत। हम लोग बारी बारी से एक एक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अगला जो है अमात्य है। अमात्य को अमात्य को एक और नाम से जाना जाता था, उसको हम लोग कह सकते थे मजमू अदार। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, मजमू आदार। ठीक है। तो अमात्य को एक और नाम दिया गया था, मजमू आदार। ठीक है। उसके बाद जो अगला पद था वो था सुरु नवीस का। सुरु नवीस का, इसे भी एक और नाम दिया गया था। इसे सचिव के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। और अगला जो पद था वो है सुमंत। इसके बाद है वाकिया नबीस। वाकिया नबीस, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा ये दोनों पद।
ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। वाकिया नबीस जो था, इसको हम लोग मंत्री के तौर पे देखते थे। मतलब मंत्री इनको एक और नाम से मंत्री के रूप में देखा जा सकता है यहाँ पे। सातवां जो पद था वो है पंडित राव का, और फिर है आठवां न्यायाधीश का। सबकी अलग अलग भूमिका है यहाँ पे। तो हम लोग इनकी भूमिकाओं पे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इनकी क्या क्या भूमिका थी। तो जो पेशवा था, तो पेशवा का जो कार्य था, ये जो सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उससे संबंधित जो है जितने भी सैनिक कार्य होते थे और असैनिक कार्य, उसको ये लोग देखते थे। कौन? पेशवा का। जो भी पेशवा नियुक्त होते थे, वो क्या करते थे? सभी सामान्य प्रशासन से संबंधित, विशेष प्रशासन की बात यहाँ नहीं की जा रही है, सामान्य प्रशासन से संबंधित जितने भी सैनिक कार्य और असैनिक कार्य होते थे, उनको देखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसकी थी? पेशवा की होती थी। ठीक है। दूसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद था वो है सर ए नौबत का पद। सर ये नौबत का जो पद है, ये सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। अब यहाँ पे सैन्य विभाग का प्रमुख यहाँ पे होने का ये मतलब है कि यहाँ पे इनके कार्य क्या निर्धारित किए गए थे, तो उसको जानना यहाँ पे जरूरी है। क्योंकि सैन्य प्रमुख प्रमुख को आप लोग अगर समझेंगे यहाँ पे, तो इनका जो कार्य होता था ना, ये मुख्य रूप से सैनिकों की भर्ती करते थे। इसके अलावा क्या करते थे? तो जितने भी एक तरीके से कहा जाए कि उनको वेतन देने का कार्य हो गया, ये करते थे। ठीक है। इसके अलावा जो जागीर होते थे, उनका इंतजाम करते थे ये। ठीक है। तो क्या क्या करते थे? सैनिकों की भर्ती, वेतन और जागीर का बंटवारा करते थे। ठीक है। सैन्य सामग्री की व्यवस्था भी यही लोग उपलब्ध कराते थे। यानी सैनिकों को जिस चीज की भी जरूरत होती थी, तो सैन्य सामग्री की व्यवस्था, तो सैन्य सामग्री की व्यवस्था भी यही कराते थे। यानी मुख्य रूप से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सर ए नौबत का पद था, ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है। यहाँ पे सैन्य प्रमुख होने का मतलब आप लोग अध्यक्ष से मत समझिएगा कि सेना का अध्यक्ष होता था। उसकी बात अलग है। यहाँ पे सर ए नौबत का जो पद होता था, वो मुख्य रूप से सैनिकों की भर्ती कराता था, वेतन का बंटवारा करता था, और जो जागीर होता था इसका वो इंतजाम करता था। ठीक है। और सैनिकों को जो भी सामग्री की जरूरत होती थी, वो सारी चीजें यही व्यवस्था कराता था। ठीक है। अगला जो पद है वो है अमात्य। मैंने बोला कि इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग मजमूदार बोलते हैं। ठीक है। मजमूदार। तो ये जो मजमूदार था, ये क्या करता था? तो राज्य के जितने भी आय और व्यय का लेखा जोखा है, ठीक है, राज्य में जो भी आय आ रहा है और जो व्यय हो रहा है, उसका लेखा जोखा कार्य ये अमात्य करते थे। जो शुरू नवीस है, शुरू नवीस को हम लोग सचिव के रूप में भी देख सकते हैं, इनको सचिव के नाम से भी जाना जाता था। एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो शुरू नवीस है ना, उसको एक और नाम से जाना जाता है, और वो एग्जाम में शायद पूछा हुआ भी है, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। जो शुरू नवीस होता था उसको ने चिटनीस कहा जाता था। चिटनीस। तो इसे चिटनीस कहा जाता था। ठीक है। ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा आप लोग। ये काम क्या करता था? तो ये राजकीय पत्राचार का कार्य करता था। ठीक है। राज्य में जो भी पत्राचार के कार्य होते हैं कि भाई सूचना जो होती थी एक राज्य से दूसरे राज्य में देने के लिए, तो उन सारी चीजों का देखभाल जो है कौन करता था? शुरू करता था। ठीक है। तो इसको एक और नाम से हम लोग क्या जानते हैं? चिटनीस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला जो पद था सुमंत, ये विदेशी मामलों की देखरेख करते थे। ठीक है। वाकिया नवीस जो था, ये राजा के जो दैनिक कार्य होते थे, उस दैनिक कार्यों को ये लेखबद्ध करता था कि आज राजा कहाँ जाएंगे, किसके साथ उनकी बात होगी, कहाँ पे मीटिंग होगी, सारी चीजों का विवरण जो है वो देखने का जो कार्य था वो वाकिया नबीस का था। वाकिया नबीस को हम लोग मंत्री भी कहते हैं। ठीक है। अगला जो पद था वो है पंडित राव। पंडित राव जो है ये धार्मिक मामलों के प्रमुख होते थे। यानी राज्य में जितनी भी धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं, उसमें कौन कौन से मामले आ रहे हैं, उनका सभी को देखने का जो कार्य था, सौंपा गया था, जो जिम्मा वो पंडित राव को सौंपा गया था। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पद था वो है न्यायाधीश का। न्यायाधीश का काम ही होता है न्याय से संबंधित जो भी कार्य होते थे, उन सभी को देखने की जो जिम्मेदारी थी वो न्यायाधीश को दी गई थी। तो हम यहाँ पे क्या देखें? शिवाजी को सहयोग करने के लिए, या शिवाजी ने अपने पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में 8 मंत्रियों के एक समूह को बना के रखे थे जो प्रशासन में उनका सहयोग करते थे।
ठीक है, तो ये 8 कौन-कौन से थे? पेशवा थे, सरे नौबत, अमात्य थे, शुरू-नवीस, सुमित, वाकया-नवीस, पंडितराव और न्यायाधीश। तो ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इसमें से किसी एक पद का जो है जिक्र करके कि सरे नौबत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, इस तरीके का प्रश्न बना सकता है। वाकया नवीस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो उसमें आपको 3-4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें राजा के दैनिक कार्यों का लेखाबद्ध वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है? तो ध्यान से इसको ज़रूर आप लोग कवर कर लीजिएगा। और मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल पे क्या है कि आपको वो सारी चीज़ें तो पढ़ाई जाती हैं लोगों के द्वारा कि बस आप किसी तरीके से वहाँ पे आ जाओ, ठीक है? लेकिन जो मेन इन्फॉर्मेशन होता है ना कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कशन करने के लिए ही जो है हम लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं, ठीक है? तो आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि आप क्या पढ़ रहे हो ना। ये जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ये आपके जितने भी एग्जाम है, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, ठीक है, अन्य जो स्टेट के अदर एग्जाम होने वाले हैं, वहाँ पे पूरे मराठा साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था से कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं कि जब ये टॉपिक भी हमारा करंट में चर्चा में रहा है, तो हम क्यों ना एक बार पूरी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को, भू राजस्व व्यवस्था को, सैन्य व्यवस्था को, सबको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और फिर जो है जब हम ये पूरा संपूर्णता के साथ एक बार पढ़ लेंगे, तो फिर आप लोग क्या करिए ना, पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हैं या नए जो पेपर अभी हाल में हो रहे हैं, उनमें आप देखिए कि प्रश्न किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। तब आपकी जिज्ञासा थोड़ी सी बढ़ेगी कि हाँ, जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वो आपके लाभ की हैं। आपको बिल्कुल मैं आपका टाइम एक भी नहीं नुकसान करूंगा, टू द पॉइंट बताने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल भटकाव नहीं है। इसी बात को पढ़ाने के लिए लोग एक एक घंटे की क्लास लिए हैं यूट्यूब पे। जो प्रशासनिक व्यवस्था 2 मिनट का है, 5 मिनट का है, उसको हम एक घंटे में क्यों बैठ के पढ़ें। अगर आप लोग के पास इतना टाइम है तो आप बिल्कुल पढ़िए, नहीं तो आप आराम से खाना बनाते समय, टहलते समय, घूमते समय आराम से इसको रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। और कम समय में ही मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ों को समेटने के लिए। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि चूंकि आपको पता है कि मराठा प्रशासन जो था, मराठा प्रशासन को 3 भागों में बांट दिया गया था। एक तो केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, और दूसरा प्रांतीय प्रशासन, और तीसरा ग्रामीण प्रशासन, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग सैन्य व्यवस्था को देखेंगे। तो हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन को देख लिया कि यहाँ पे अष्टप्रधान की बात की गई है, 8 मंत्रियों का एक समूह होता था जो उनको, शिवाजी को सहयोग करता था प्रशासन में, ठीक है। इसमें जितने भी 8 पद हैं सबके बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रांत है, प्रांतीय स्तर पे जो प्रशासन था उसको किस तरीके से विभाजित किया गया था। तो जो शिवाजी थे, शिवाजी जो उनका जो क्षेत्र हुआ करता था, यानी जो क्षेत्र हुआ करता था उसको स्वराज के नाम से बुलाते थे, स्वराज, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि स्वराज जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, या पहली बार इसका उपयोग किसने किया, तो याद रखिएगा शिवाजी ने अपने क्षेत्रों के लिए जो है स्वराज शब्द का उपयोग करते थे, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि शिवाजी की जो क्षेत्र हुआ करता तो उसको स्वराज कहा जाता था। शिवाजी ने क्या किया था कि जो उनके साम्राज्य थे उस पूरे साम्राज्य को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया था, ठीक है। तो 3 भागों में कौन किस में बांटा था, तो हम लोग एक बार देखेंगे कि जैसे ये भारत का मैप है। अब मैं यहाँ पे मैप नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप लोग समझने के लिए बना रहा हूँ आपको। देखिए, उत्तरी प्रांत जो था, ठीक है, ये पहला भाग था। दूसरा जो भाग था वो है दक्षिणी प्रांत, और तीसरा जो है दक्षिण पूर्वी प्रांत था, ठीक है। तो चूंकि मराठा का पूरा एरिया यही था, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि बाकी इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया हुआ था, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो सूरत से पूना तक का जो क्षेत्र था वो उत्तरी प्रांत का हिस्सा था। और शिवाजी ने क्या किया था कि उत्तरी प्रांत की देखभाल करने के लिए, ठीक है, वहां पे प्रमुख के रूप में मोरोपंत पिंगले को नियुक्त किया गया था, ठीक है। इनको उत्तरी प्रांत का प्रमुख नियुक्त किया गया था। इसी तरीके से दक्षिणी प्रांत का जो प्रमुख थे वो कौन थे, अन्नाजी दत्तो थे। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है सुमेलित करने के तौर पे आपको प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि भारत का जो मैप है, इसमें जो महाराष्ट्र वाला एरिया है और जो कर्नाटक वाला एरिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं सीमा विवाद भी चल रहा है, किसके किसके बीच में, महाराष्ट्र सरकार के बीच में और कर्नाटक सरकार के बीच में। तो सीमा विवाद भी ये करंट का इशू है।
तो हो सकता है कि आपको, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है, प्रश्न कहाँ से बनेंगे कोई नहीं जानता है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि स्टूडेंट होने के नाते कि हम एक संपूर्णता के साथ चीज़ों को कवर करें, ठीक है। कोई चीज़ छोड़े नहीं। अगर हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर करके जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन वहाँ पे कर पाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि शिवाजी ने पूरे अपने साम्राज्य को 3 भागों में बाँटा। उत्तरी प्रांत को उन्होंने सूरत और पूना के तक के सीमा को बाँट के रखा था, और वहाँ पे जो प्रमुख नियुक्त किए गए थे उनका नाम है मोरोपंत पिंगले। दक्षिण प्रांत जो था, जो समुद्र तटीय और कोंकण का जो क्षेत्र था, यहाँ से लेके गोवा से लेके केरल तक का जो क्षेत्र होता है, ये कोंकण क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये जो कोंकण वाला ये हिस्सा था, इसमें अन्ना जी दत्तो को नियुक्त किया था इन्होंने प्रमुख के रूप में। और जो दक्षिण पूर्वी प्रांत था, ये वाला हिस्सा है दक्षिण पूर्वी प्रांत, ठीक है। अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा हो गया दक्षिण पूर्व प्रांत। तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है? सतारा है, कोल्हापुर है, दलौन है, और भी छोटे मोटे क्षेत्र हैं वहाँ पे। यहाँ पे जिसको नियुक्त किया गया था उनका नाम था दत्ताजी पंत, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और पूरे प्रांत का जो प्रशासनिक विभाजन किया था, ये तो अपने साम्राज्य को उन्होंने 3 क्षेत्रों में बाँट दिया था, 3 भागों में बाँट दिया था। लेकिन जो प्रांत का प्रशासनिक भाग था, उसमें हम लोग देखेंगे कि पूरे प्रांत में जो जो महल हुआ करता था, उसको हम लोग राज्य के रूप में देखते थे। उसके नीचे का जो भाग होता था, उसके हम लोग कहेंगे कि परगना का क्षेत्र होता था, उसे हम प्रांत कहते हैं, ठीक है। प्रांत के नीचे जो जिला होता था, उसको हम लोग तरफ के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ का प्रमुख नियुक्त किया जाता था, उसको तरफदार बोला जाता था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है तरफदार वाला, ठीक है। तो जो जिले का प्रमुख था उसको तरफदार बोलते थे। जो प्रांत है उसको जो है परगना कहते थे। जो राज्य है उसको महल कहते थे, ठीक है। और गांवों का जो समूह होता था ना, उसको मौज कहा जाता था। गांवों के समूह को मौज कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो हमने इस पे भी, प्रांतीय प्रशासन पे भी आपसे डिस्कशन कर लिया कि कौन कौन से मुख्य पार्ट हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन देख लिया, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन देख लिया। अब इसके नीचे हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पे। तो ग्रामीण स्तर पे जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पे कुछ मुख्य अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जिसमें सबसे ऊपर जो पद होता था वो है पटेल, या उसे पाटिल भी कहा जाता था। पटेल और पाटिल का कार्य क्या होता था? तो ये जो कार्य है, ये कर और न्याय संबंधी कार्य करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो इनके नीचे का जो अधिकारी था उसको कुलकर्णी बोला जाता था। और कुलकर्णी का मुख्य कार्य क्या था? तो वो ग्रामीण भूमि का लेखा जोखा करता था, ठीक है। इसके नीचे जो होता है उसको हम लोग चौगुल बोलते हैं। चौगुल का जो कार्य होता था, वो कुलकर्णी के जो कार्य करता था उसकी देख रेख ये करता था, चौगुल। और चौगुल के नीचे जो थे वो 12 अलूटे और 12 बलूटे हुआ करते थे। तो अलूटे क्या हैं? अलूटे सेवक के रूप में कार्य करते थे, और जो बलूटे थे वो शिल्पी के रूप में कार्य करते थे। तो ये भी सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो ट्रेंड रहा है यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, अदर एग्जामों का, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि या ग्रामीण प्रशासनिक स्तर पे जो प्रशासनिक संरचना होती है, उससे वो ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। जैसे चोल साम्राज्य के बारे में जब आप पढ़ेंगे, तो चोल साम्राज्य जो है वो एक तरीके से स्थानीय प्रशासन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो चूंकि मराठा चर्चा में है, हम लोग जान भी रहे हैं, हम लोग देखे भी हैं कि अभी कर्नाटक और मराठा के बीच में सीमा विवाद भी चल रहा है। और जो राज्यपाल थे किशोरी ने, उन्होंने शिवाजी के बारे में जो बात बोली थी, ठीक है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में विवाद चल रहा था। तो ये इसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे मराठा को हम लोग कवर कर लिए हैं। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? केंद्रीय प्रशासन देख लिया। केंद्रीय प्रशासन में सबसे जो 8 अष्टप्रधान है: पेशवा, शौर्य नौबत, अमात्य, सुरुनवीस, सुमत, वाकिया नवीस, पंडित राव, न्यायाधीश, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने प्रांतीय स्तर पे देख लिया कि 3 भागों में बांटा हुआ था: उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, दक्षिण पूर्व प्रांत। जो उत्तरी प्रांत था उसका प्रमुख जो था मोरू पंत पिंगले थे। दक्षिण प्रांत का जो प्रमुख थे वो अन्नाजी दत्तो थे। दक्षिण जो पूर्वी प्रांत था उसके जो प्रमुख थे वो दत्ताजी पंत थे। पूरे प्रांत को उसने जो डिवाइड किया था, तो महल को राज्य के रूप में विभाजित किया गया था, परगना को प्रांत के रूप में,
तरफ को जिला के रूप में हम लोग जानते हैं, और मौज जो होता था ये गांव का समूह होता था। ठीक है। ग्रामीण स्तर पे भी हम लोगों ने देखी है कि सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था ग्रामीण स्तर पे वो पटेल या पाटिल होता था, जो कर और न्याय संबंधी कार्य करते थे। कुलकर्णी जो था ये ग्रामीण भूमि का लेखा जोखा रखता था। चौगुल जो है ये कुलकर्णी का जो कार्य करता था उसकी देख रेख ये करता था। और उसके नीचे जो है 12 अलूटे और 12 बलूटे हुआ करते थे। ठीक है। तो ये 12 अलूटे और 12 बलूटे जो है ये अलूटे जो है सेवक के रूप में, बलूटे जो है शिल्पी के रूप में यहाँ पे हैं। वीडियो को आप दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सुविधा आराम से यूट्यूब पे उपलब्ध होती है। अब हम लोग देखेंगे कि सैन्य व्यवस्था। हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन देख लिया, प्रांतीय प्रशासन देख लिया और ग्रामीण प्रशासन देख लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो शिवाजी थे उनकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो सैन्य व्यवस्था में हम लोग जब आएंगे तो मुख्य रूप से कोई भी जब सेना होती है प्राचीन भारत से लेके हम लोग मध्यकाल से पहले और मध्यकाल तक हम लोग देखेंगे, आधुनिक काल से पहले तक जितनी भी सेनाएं हैं उन सेनाओं का जो गठन होता था उसमें मुख्य रूप से पैदल सेना होते थे, अश्व सेना होते थे और नौसेना भी हमको जैसे मराठा के संदर्भ में देखने के लिए मिला है। हम लोग अंग्रेजों के संदर्भ में आएंगे तो देखेंगे कि उनकी नौसेना शक्ति बहुत ही मजबूत थी। इसके अलावा अश्व सेना भी होता है, सॉरी अश्व सेना, गज सेना भी होता है जिसे हाथी सेना भी कहते हैं। तो चूंकि मराठा के सैन्य व्यवस्था में इस तरीके का कोई चीज जिक्र नहीं की गई है, तीन सेनाओं का ही जिक्र किया गया है, पैदल सेना, अश्व सेना और नौसेना। जो पैदल सेना होती थी उसको पायक ये कहा जाता था या पाइक कहा जाता था, पायक या पाइक कहा जाता था। ठीक है। ये आपके ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये सब जो यूनिक शब्द होते हैं ना वही आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। और जब आप लोग ऐसे यूनिक शब्दों को जब आप लोग देखे नहीं रहते हैं और एग्जाम में जब देखते हैं तो एकदम बिल्कुल से नया लगता है, और फिर ये होता है कि प्रश्न कहाँ से आया है। तो बिल्कुल इनको देखिए, बार बार रिवीजन करिए। ठीक है। पैदल जो सेना थी उसको पाइक के रूप में हम लोग पाइक कहा जाता था। ठीक है। अश्व जो सेना होती थी इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक तो था पागा और दूसरा था सिलादार। अभी हम पागा और सिलादार पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो तीसरी सेना थी वो नौसेना थी। ठीक है। नौसेना के संदर्भ में कहा जाता है कि शिवाजी ने एक नौसेना का विकास किया था, और किस लिए, तो ये कोंकण जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं पूरा आप कोंकण वाला जो क्षेत्र देखेंगे गोवा से लेके केरल तक का बीच का जो क्षेत्र है कोंकण क्षेत्र है। तो ये जो कोंकण क्षेत्र है यहाँ कहीं ना कहीं समुद्री एरिया है, तो इसकी देख रेख के लिए जो है नौसेना का विकास किया गया था। ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि पागा क्या है और सिलहदार क्या है। तो पागा और सिलादार को हम लोग समझने के लिए देखेंगे कि जो पागा हुआ करते थे ये एक तरीके से नियमित सैनिक होते थे। पागा जो थे ये क्या थे, मैं यहीं से तीर कर दे रहा हूँ। पागा जो थे ये क्या थे, नियमित सैनिक होते, नियमित सैनिक होते थे। और जो सिलादार हैं ये क्या हैं, ये अनियमित सैनिक थे, अनियमित सैनिक थे। तो पहला अंतर आपको स्पष्ट हो गया कि पागा जो थे वो नियमित सैनिक होते थे और सिलहदार जो होते थे ये अनियमित सैनिक होते थे। ठीक है। पागा को एक और नाम से जाना जाता है, पागा को बारगीर भी कहा जाता है। पागा को एक और नाम से जाना जाता है, बारगीर। ये भी याद रखिएगा, पागा को बारगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये एक तरीके से शाही घुड़सवार सेना हुआ करती थी, शाही घुड़सवार सेना। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो शिवाजी के लिए नियमित एक तरीके से सेना की जो व्यवस्था की गई थी, घुड़सवार सेना की व्यवस्था की गई थी, इसमें क्या होता था, थोड़ा सा एक तो पहला अंतर ये हो गया कि ये नियमित सेना थी ये अनियमित थी। दूसरा अंतर ये है कि ये जो नियमित सेना होती थी यानी नियमित घुड़सवार सेना जो थी इसको राज्य की तरफ से क्या किया जाता था, जितने भी अस्त्र हैं और शस्त्र हैं ये सारी चीजें जो है, अस्त्र और शस्त्र जो है ये राज्य की ओर से दिया जाता था। किसको, पागा सैनिकों को। ठीक है। यानी जो शाही घुड़सवार सेना होती थी उनको राज्य की तरफ से अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए जाते थे। जबकि जो अनियमित सैनिक थे जिनको हम लोग सिलादार कहते हैं, ठीक है, इन अनियमित सैनिकों को क्या हुआ था, ये अल्पकाल के लिए यानी बहुत कम समय के लिए युद्ध में क्या करते थे, सहयोग करते थे। युद्ध में
अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के लिए सहयोग करते थे। तो जब ये अल्पकाल के लिए अपनी सेवाएं देते थे यहाँ पे, तो ये अपने अस्त्र और शस्त्र और दूसरी चीज घोड़ों का प्रयोग करते थे। तो ये क्या करते थे? अपने अस्त्र शस्त्र और घोड़ों, यानी यहाँ पे राज्य के द्वारा दिया जा रहा है और ये अपने अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो पहला अंतर ये नियमित था, दूसरा ये अनियमित थे। पहली बात ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि इनको जो अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे वो राज्य की तरफ से दिए जाते थे। ये जो अपना हथियार यूज करते थे ये खुद इनका हुआ करता था युद्ध में। ठीक है, और ये करते क्या थे? युद्ध में लूट जब करते थे तो लूट में जो हिस्सा होता था वो कुछ अपने पास रख लेते थे, बाकी जो है इनको दे देते थे, मराठा प्रशासन में चला जाता था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो नौसैनिक है, नौसैनिक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें एक दो पॉइंट और है नौसैनिक वाले में, आपको जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का कुछ ठिकाना नहीं है कहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो नौसैनिक का जो विकास हुआ था वो तो हम लोग देख चुके हैं कि कोंकण क्षेत्र पे नियंत्रण करने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, एक जगह का मैं नाम लिख रहा हूँ, कोलाबा। आप लोग याद रखिएगा, कोलाबा। कोलाबा आगे चलकर जब नौसैनिक का विकास हो चुका तो कोलाबा को ही जो है ना, इसको शिवाजी का नौसेना का प्रमुख केंद्र बनाया गया था। नौसेना का प्रमुख केंद्र बनाया गया था। ठीक है, किसको? कोलाबा को। कोलाबा को। ठीक है, और नौसेना में जो सबसे प्रमुख भूमिका थी वो किसकी थी? तो वो थी आंग्रियों की। आंग्रियों की। ठीक है, सेना में सबसे प्रमुख रूप से जो भूमिका होती थी नौसेना में वो आंग्रियों की थी। ठीक है, और उस समय शिवाजी के टाइम पे सबसे प्रमुख नौसैनिक शक्ति थी वो थी जंजीरा की। जंजीरा की। तो ये दो तीन पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जंजीरा की। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने ये सारी चीजें देख लिया। अब हम लोग देखेंगे किलों की व्यवस्था, कि जो किला हुआ करते थे उनकी सुरक्षा के लिए किस तरीके की व्यवस्था किए गए थे, तो उसको भी हम लोग देख लें, क्योंकि वो भी प्रशासन का ही भाग है। तो उसको भी देखना जरूर चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो फिर वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। देखिए, इसमें जो किलो की व्यवस्था के लिए तीन पद होते थे, या तीन तीन तरीके के पदों की व्यवस्था की गई थी, या कह सकते हैं कि तीन अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी। जिसमें सबसे पहला जो था वो हवलदार था, दूसरा जो था वो सरे नौबत था, तीसरा जो था वो सबनीस था। यहाँ पे भी जो मैंने मराठा लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हवलदार के पद पे और सर नौबत के पद पे सिर्फ मराठाओं को ही नियुक्त किया जाता था। ठीक है, इसमें कोई और नहीं आ सकता था, यानी इस पद पे या इस अधिकारी के रूप में किसी और व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन जो सबनीस होता था ये क्या करते, इस पद पे जो है ब्राह्मण की नियुक्ति होती थी। तो ये एक अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, जो हवलदार होते थे ये आंतरिक प्रशासन की देखरेख करते थे। ठीक है, और जो सर ये नौबत थे ये सेना प्रमुख होते थे। तो ये कहीं ना कहीं पूरे किले की रक्षा की जिम्मेदारी इनको दी जाती थी, और ये पूरे किले की सुरक्षा सेना के रूप में ये करते थे। ठीक है, आंतरिक मामलों की देखरेख हवलदार करते थे, और पूरे एक तरीके से बाह्य मामले कह लीजिए, या पूरे बाह्य की जो सुरक्षा थी, बाहर की जो सुरक्षा थी, या वो कौन करता था? सेना करता था। ठीक है, अगला जो था वो है सबनीस। सबनीस जो थे ये ये अंदर के कार्य करते थे, लेकिन ये क्या थे? सैनिक के रूप में नहीं होते थे, ये असैनिक हुआ करते थे। ठीक है, अब अंदर के कामकाज की अगर मैं बात करूं, किले के अंदर क्या क्या कार्य थे, तो जैसे पत्र व्यवहार हो गया। ठीक है, इसके अलावा रसद सामग्री हो गई। ठीक है, शासन की देखभाल करना हो गया। तो इस तरीके की चीजें जो है वो सबनिस करते थे। सरनौबत जो है बाहरी सुरक्षा कह लीजिए, या पूरे किले की सुरक्षा करते थे। हवलदार जो थे ये आंतरिक भाग की सुरक्षा करते थे, यानी आंतरिक प्रशासन में इनकी भूमिका होती थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, एक बार मैं दोबारा रिवीजन करा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, सबसे जो सर्वोच्च पद है वो छत्रपति का होता था। सर्वोच्च पद जो है छत्रपति का होता था। छत्रपति जो है उनके अंतर्गत कार्यपालिका, न्यायपालिका और कहीं ना कहीं विधायिका की शक्तियां जो है निहित हुआ करती थी। ठीक है,
उसके बाद हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन में देखा कि मराठा को सहयोग करने के लिए 8 पद जो है, 8 मंत्रियों का एक पद समूह बनाया गया था, जिसमें पेशवा थे। ठीक है, पेशवा थे। पेशवा हो गए सरे नौबत अमात्य सुरू नवीस सुमंत वाकिया नवीस पंडित राव न्यायाधीश। प्रांतीय प्रशासन में हम लोगों ने देख लिया कि महल को राज्य और परगना प्रांत तरफ जिला मौज जो है गांवों का समूह होता था। ठीक है, 3 भागों में बांट दिया गया था प्रांत को, उत्तरी प्रांत दक्षिण पूर्वी प्रांत। इसके बाद हम लोगों ने ग्रामीण स्तर पर देखा, कुछ प्रमुख अधिकारी थे। पटेल सबसे ऊपर के अधिकारी होते थे, उसके नीचे कुलकर्णी अधिकारी होते थे, उसके नीचे चौगुल होते थे और उसके नीचे 12 लुटे बलुटे होते थे। ठीक है, बाकी सैन्य व्यवस्था में हम लोग ने देखा कि 3 भाग में थे। एक तो पैदल सैनिक थे, अश्व सैनिक थे, नौ सैनिक थे। ठीक है, पैदल सैनिक को पाइक कहा जाता था, या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है पाइक। ठीक है, पायक या पाइक कहा जाता था। अश्व जो सेना थी वो 2 भागों में बटी हुई थी, एक पागा और दूसरा सिलादार। पागा जो सैनिक थी ये नियमित सैनिक थी, सिलादार सैनिक जो थी ये अनियमित थी। नियमित सैनिक होने के नाते राजा के द्वारा ही या राज्य से ही इनको अस्त्र शस्त्र मिलते थे, हथियार मिलते थे। और जो सिलादार होते थे ये चूंकि लूट में युद्ध में भाग लेते थे, कम समय के लिए भाग लेते थे, तो ये अपने अस्त्र शस्त्र का उपयोग करते थे, घोड़े का। ठीक है, तीसरा जो था वो नौसैनिक था। नौसैनिक का विकास हुआ था, एक नौसेना का विकास किया गया था, वो भी कोंकण क्षेत्र पर नियंत्रण हेतु। ठीक है, किलों की व्यवस्था मैंने बताया कि ये हवलदार, सर ये नौबत और सबनीस, 3 अधिकारियों के रूप में इनकी सुरक्षा की जाती थी। हवलदार जो था ये आंतरिक प्रशासन की देखभाल करता था। सर ये नौबत बाहरी देखता था, यानी सेना का प्रमुख होता था, तो ये पूरे किले की सुरक्षा करता था। और सबनीस जो है ये आंतरिक जो प्रशासन होते हैं, अंदर के जो असैनिक कार्यों में असैनिक कार्य होते थे उनकी देखभाल करते थे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो है मराठा प्रशासन हुआ। लेकिन अभी भी इसमें एक खंड हमारा बाकी रह गया है। उसमें क्या क्या बाकी रह गया है, तो भू राजस्व व्यवस्था बाकी रह गया है। वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो सरदेशमुखी, ठीक है, और एक तरीके से चौथ और मोकासा कुछ कर हुआ करते थे, उनका बंटवारा हुआ करता था राज्य शासक और बाकी अन्य लोगों के बीच में, मराठा सरदारों के बीच में। तो हम लोग अगला जो टॉपिक लेके आने वाले हैं वो है हमारा भू राजस्व व्यवस्था। और फिर हम लोग देखेंगे कि शिवाजी के जो उत्तराधिकारी रहे हैं, चाहे संभाजी हो गए, राजा राम हो गए, शिवाजी द्वितीय हो गए, साहू हो गए। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि पेशवा की भूमिका कहीं ना कहीं पूरे मराठा साम्राज्य में बढ़ जाती है, जिसमें पेशवा बालाजी विश्वनाथ का नाम आता है, बाजीराव प्रथम का नाम आता है। ठीक है, बाजीराव प्रथम के बाद हम लोग देखेंगे और भी बालाजी बाजीराव रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में मराठा से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जो प्रमुख हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उनको हम लोग देख लेंगे। तब जाके हमारा तीसरा जो खंड आएगा उसके साथ हमारा पूरा मराठा प्रशासन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पूरे मराठा को शुरू के, देखिए मैंने क्या किया, जो शुरुआती वाला मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें आप लोग देखेंगे कि बहुत 7 मिनट का वीडियो है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस खंड पे हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है एग्जाम के हिसाब से। लेकिन यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोग क्या हैं, आप देखेंगे कि बड़े बड़े टीचरों का नाम है, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो टीचर क्या है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हमारे एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन माँ बाप चाचा नाना काकी को पढ़ाने में वो एक एक घंटे का वीडियो बनाए हैं, तो वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, ठीक है, ग्रामीण और केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। इसके बाद जो हम लोग भू राजस्व व्यवस्था लेकर आएंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और फिर हम लोग देखेंगे शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आज वीडियो यहीं तक रहेगा। नमस्कार। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, ये बात मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, बार बार मुझे ये बात कहना ना पड़े। आप लोग खुद समझदार हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप शेयर करिए, क्योंकि मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा इस तरीके के काम करने के लिए, ताकि आप लोग को अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें आप तक पहुँच पाएँ। ठीक है, तो ठीक है, नमस्कार, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।